हेलो नमस्कार दोस्तों, हर्षाली एकेडमी चैनल में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है। हमारा आज का वीडियो मध्य प्रदेश जीके के लिए है। हम जानते हैं कि मध्य प्रदेश में अभी काफ़ी सारी एग्ज़ाम्स लाइंड अप हैं, होने वाली हैं। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम आपके लिए ये डेडिकेटेड वीडियो सीरीज़ लेके आए हैं, जिसमें हम मध्य प्रदेश से संबंधित जनरल नॉलेज को, सामान्य ज्ञान के प्रश्नों को डिस्कस किया करेंगे। हमारा प्रयास रहेगा कि हर एक वीडियो में हम कम से कम 50 प्रश्न हल करें और या फिर उससे ज़्यादा भी हल करें। और टॉपिक वाइज़ हमने इसमें प्रश्न लिए हुए हैं। आज का जो वीडियो है इसमें हम 50 प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं। ये पिछले विभिन्न जो एग्ज़ाम्स हुई थी उसमें पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। हम प्रश्न को हल करने के साथ-साथ उसे डिटेल में डिस्कस भी करेंगे और उससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। अच्छा, इसकी जो पीडीएफ है वो पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे उपलब्ध है। आप टेलीग्राम चैनल पे जाके ये पीडीएफ वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं हमारा आज का पहला प्रश्न क्या है। मोहनखेड़ा जैन तीर्थ निम्न में से किस जिले में स्थित है? तो एक बहुत प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है, जैन तीर्थ स्थल है मोहनखेड़ा के नाम से, जो कि हमारे मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित है। अगर इसके बारे में बात करें तो यह श्वेतांबर जैन तीर्थ स्थल है। श्वेतांबर जैन तीर्थ स्थल है। श्वेतांबर जैन तीर्थ स्थल है और यह इंदौर से लगभग 106 किलोमीटर दूर है। 106 किलोमीटर दूर है इंदौर से और यह इंदौर अहमदाबाद हाईवे पे स्थित है। इंदौर अहमदाबाद हाईवे पर स्थित है। ये इस तरीके के प्रश्न परीक्षा में काफ़ी ज़्यादा पूछे जा सकते हैं। अच्छा, इसकी अगर स्थापना की बात करें तो वर्ष 1884 1884 के आसपास इसकी स्थापना हुई थी और इसकी स्थापना किसने की थी? आचार्य आचार्य राजेंद्र सूरी जी ने की थी। राजेंद्र सूरी जी ने की थी स्थापना इस तीर्थ स्थल की। तो ये इससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य थे दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखते हैं यहाँ पे क्या है। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ठाकुर निरंजन सिंह किस क्षेत्र से संबंधित है? होना चाहिए था है। ठीक है। अब स्वतंत्रता संग्राम सेनानी अगर ठाकुर निरंजन सिंह की बात करें तो उनका जन्म वर्ष 1906 में हुआ था और कहाँ पे हुआ था? नरसिंहपुर जिले, जो वर्तमान में नरसिंहपुर जिला है, नरसिंहपुर जिला है, उसके बोहरी पार गांव में हुआ था। कौन से गांव में हुआ था? ये भी पूछा जा सकता है। बोहरी पार गांव ग्राम में उनका जन्म वर्ष 1806 में हुआ था। तो नरसिंहपुर किस क्षेत्र में आता है? नरसिंहपुर महाकौशल क्षेत्र में आता है, जबलपुर के आसपास आता है। अगर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ठाकुर निरंजन सिंह के बारे में और डिटेल में बात करें तो ऐसा कहा जाता है कि जो महान कवि माखनलाल चतुर्वेदी थे, उनसे उनकी भेंट हुई। उनसे मुलाकात के कारण ही उनका काफ़ी ज़्यादा साहित्य में रुचि बढ़ी, लिटरेचर में रुचि बढ़ी और साथ ही में अंग्रेजी शासन व्यवस्था या उपनिवेशी शासन व्यवस्था के खिलाफ उनके मन में संघर्ष उत्पन्न हुआ। तो ठाकुर निरंजन सिंह जो है नरसिंहपुर जिले के एक स्वतंत्रता सेनानी थे। उन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य के विरोध में कई गतिविधियों में भाग लिया और उन्हें इसके चलते एक बार जेल भी भेजा गया और नागपुर की जेल में उन्हें कारावास की सजा हुई। भारत छोड़ो आंदोलन के साथ-साथ वह महाकौशल के क्षेत्र में उस समय की कांग्रेस के लिए काफ़ी ज़्यादा सक्रिय कार्यकर्ता भी बने और ऐसा कहा जाता है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय महाकौशल के क्षेत्र में
उन्होंने जो वहाँ के स्टूडेंट्स थे उनको डायनामाइट भी सप्लाई किया ताकि सरकारी बिल्डिंगों वगैरह को ज़रूरत पड़ने पे उस डायनामाइट से क्षति पहुंचाई जा सके। और वह HRA हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन जो भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद इत्यादि स्वतंत्रता सेनानियों से जुड़ा हुआ संगठन था, उसके भी सदस्य रहे लगभग 2 साल तक। अच्छा, जब देश आज़ाद हो गया तो वो मध्य प्रदेश की विधानसभा के लिए भी चुने गए और 1946 से 1954 तक वो मध्य प्रदेश की विधानसभा के भी सदस्य रहे। और इसके बाद 1957 तक अगले कार्यकाल में भी उन्हें चुना गया। जब मध्य प्रदेश राज्य का गठन हो गया तो 56 से 1957 तक वो फिर से राज्य के सदस्य रहे। तो देखो इसमें क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है। फिर प्रश्न से संबंधित की सेनानी ठाकुर निरंजन सिंह का जन्म 1906 में हुआ था, नरसिंहपुर बोहरीपार ग्राम में हुआ था। HRA के भी वे सदस्य रहे। भारत छोड़ो आंदोलन के समय भी काफ़ी ज़्यादा सक्रिय भूमिका निभाई, कांग्रेस को सपोर्ट किया। साथ ही में उन्होंने डायनामाइट वगैरह की सप्लाई भी की ताकि ज़रूरत पड़ने पे सरकारी इमारतों वगैरह को नुकसान पहुंचाया जा सके। स्वतंत्रता के पश्चात वो मध्य प्रदेश की विधानसभा के भी सदस्य रहे। 2 सेवाकाल थे उनके, 1946 से 1954 और 1956 से 1957। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मालवा के राज्यपाल कौन थे और बाद में जो सन 1401 में मालवा के राजा बने। हु वॉज द गवर्नर ऑफ मालवा एंड सब्सिक्वेंटली बिकेम द किंग ऑफ मालवा इन 1401। तो अब ये जो समय था 1401 के आसपास, ये दिल्ली सल्तनत के का समय था। मतलब इस समय मुगलों के भी पहले का ये मध्यकालीन इतिहास की शुरू होने के कुछ वर्षों के पूर्व का पीरियड था। ठीक है, तो अब इस समय पे क्या हुआ कि जो मालवा का जो प्रांत था उसकी भी बागडोर दिल्ली सल्तनत में जो राजा थे या शहंशाह हुआ करते थे उन्हीं के हाथ में थी। और वे ही अलग अलग प्रांतों में, जिसमें मालवा प्रांत भी एक था, उसमें अपने प्रतिनिधि के रूप में कई लोगों को अपॉइंट करते थे। तो उनमें से हमसे प्रश्न में पूछा गया है कि मालवा प्रांत में उन्होंने किसको अपॉइंट किया था, जो बाद में खुद ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया और वहीं मालवा के ही राजा बने। तो इसका सही उत्तर है दिलावर खान धुरी। दिलावर खान धुरी इसका सही उत्तर है, जो मध्य भारत में मालवा प्रांत के राज्यपाल थे। और बाद में जब दिल्ली सल्तनत का पतन हो गया तो उन्होंने खुद को मालवा का राजा बनाया और अमीद शाह दाऊद की उपाधि ली। कौन सी उपाधि ली? अमीद शाह दाऊद। उस समय उपाधियों का दौर काफी ज्यादा प्रचलित था दोस्तों, तो अमित शाह दाऊद की उपाधि ली और अपने नाम का खुतबा पढ़वाया। उसके बाद सन 1406 में उनकी मृत्यु के बाद होशंग शाह, उनका जो पुत्र कौन था? होशंग शाह राजा बना। होशंग शाह राजा बना। ठीक है, उसके बाद अगर और डिटेल में बात करें तो इनको कब गवर्नर नियुक्त किया गया था? इनको सन 1390 में मालवा प्रांत का गवर्नर नियुक्त किया गया था। दिलावर खां घुरी भी बोला जाता है, दिलावर खां गौरी भी बोला जाता है। और उस समय गवर्नर को तुगलक बोला जाता था, तुगलक बोला जाता था। और फिर इनको बनने के बाद लगभग 10 वर्षों के बाद उन्होंने खुद को ही राजा घोषित कर दिया और राजधानी कहाँ स्थापित की? राजधानी मांडू में स्थापित करी, जो धार के पास में मांडव है, वहीं पे अपनी राजधानी स्थापित की। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न की ओर चलें तो यहाँ पे हमसे पूछा गया है 1842 के बुंदेला विद्रोह में प्रमुख भागीदारी देने वाला राजा हृदय शाह किस स्थान के जमींदार थे? तो अगर 1842 के विद्रोह की बात करें तो यह विद्रोह जो है
मध्य भारत के बुंदेलखंड क्षेत्र में हुआ था। बुंदेलखंड क्षेत्र में हुआ था 1842 का विद्रोह। बुंदेलखंड क्षेत्र में हुआ था और क्या कारण था? अच्छा, बुंदेलखंड में भी सागर क्षेत्र में और नेरुबड्डा क्षेत्र में यह हुआ था। नेरबड्डा क्षेत्र में, जो उस समय के प्रमुख क्षेत्र हुआ करते थे। नेरबड्डा क्षेत्र में यह हुआ था। अब इसका प्रमुख कारण क्या था? उस समय ब्रिटिश शासन व्यवस्था थी और ब्रिटिश शासन व्यवस्था के खिलाफ बुंदेलखंड क्षेत्र के बुंदेला जमींदारों ने और काफी ज्यादा विद्रोह की भावना पनपी, और जिसमें अभी वर्तमान का हमारा नरसिंहपुर जिला भी शामिल है। और यह आंदोलन जो है 1857 का जो प्रमुख आंदोलन था उसके लगभग 15 वर्ष पूर्व हुआ। उसके 15 वर्ष पूर्व हुआ था। और उपनिवेशी विरोधी गतिविधियां, मतलब ब्रिटिश शासन के विरोध में जो गतिविधियां हैं, वह इस विद्रोह का एक प्रमुख कारण था। हालांकि यह एक बहुत छोटे इस क्षेत्र तक सीमित था, लेकिन आगे चल के जो 1857 का विरोध था उसमें भी इसने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो इसीलिए यह इम्पोर्टेंट है। अब इस प्रश्न में अगर हमसे पूछा गया है कि उस समय के जो प्रमुख एक्टिविस्ट थे इस विद्रोह के, वो थे राजा हृदय शाह, और वो कहाँ के थे? वो हीरापुर क्षेत्र के थे। वह हीरापुर क्षेत्र के जमींदार थे। और ये जो संघर्ष है वह 2 वर्षों तक 1842 से लेके 1843 तक जारी रहा। और आगे चलते हैं। अब यहाँ पे हमें एक टेबल दी हुई है और हमें इनको सुमेलित करना है। इनको अपने इनके क्षेत्र के अनुसार सही से मिलान करना है। तो अब इसमें देखो, सबसे पहले हमारे पास कौन सा नाम है? राजा मर्दन सिंह का। तो राजा मर्दन सिंह एक स्वतंत्रता सेनानी और चंदेरी के राजा थे। तो ये अच्छा, एक चीज इसमें इम्पोर्टेंट है कि ये जो चारों नाम है ये 1857 के जो स्वतंत्रता संग्राम है उसी से संबंधित है। तो राजा मर्दन सिंह भानपुर या फिर बानपुरा जिसे कहा जाता है, जो ललितपुर जिले में स्थित है, वो वहां से संबंधित है। फिर राजा जो दौलत सिंह है, अच्छा, राजा मर्दन सिंह ने 1857 की क्रांति में रानी लक्ष्मीबाई का सहयोग किया था। 1858 में उनकी गिरफ्तारी हो जाती है और 1879 में वे अपनी गिरफ्तारी के दौरान ही शहीद हो जाते हैं मथुरा की जेल में। अब मालवा के निमावर क्षेत्र से राजा दौलत सिंह ने इस संग्राम में हिस्सा लिया था। तो राजा दौलत सिंह मतलब दूसरे का पहला हो जाएगा। तो दूसरे का पहला ऑप्शन नंबर 1 में है। ऑप्शन नंबर 1 ही हमारा सही उत्तर होगा। राजा बख्तवली जो है वो शाहगढ़ के राजा थे और इस क्षेत्र में उन्होंने इस क्रांति को काफी ज्यादा फैलाया था और अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसी प्रकार महू के जो मुख्य क्रांतिकारी थे वो मुराद अली जी थे। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही उत्तर होगा। और आगे चलें अगले प्रश्न की ओर। अच्छा देखो, दिल्ली सल्तनत के दौरान सन 1401 में मालवा में स्वतंत्र राज्य की नींव निम्नलिखित में से किस शासक ने डाली थी? हमने कुछ समय पहले भी एक प्रश्न में अभी देखा है। तो वह दिलावर खां धुरी या दिलावर खां गौरी ने डाली थी। और हमने ये देखा था कि उनको सन 1390 और में यहाँ का गवर्नर नियुक्त किया गया था 1390 के आसपास, और उसके बाद ही उन्होंने यहाँ पे 1401 में स्वतंत्र राज्य की घोषणा करके स्वयं को वहाँ का राजा बना दिया था और अपने को एक उपाधि भी दी थी जो आमिद शाह दाऊद के नाम से उपाधि अपने आप को दी थी। चलिए आगे चलते हैं।
खजुराहो के अधिकांश मंदिरों का निर्माण के बीच में चंदेल वंश ने कराया था, मतलब किस समय कराया था ये हमको देखना है। तो चंदेल वंश के राजाओं ने खजुराहो के मंदिर का निर्माण कराया था और ये जो मंदिर हैं दो अलग-अलग धर्मों हिंदू और जैन धर्म से संबंधित हैं। हिंदू और जैन धर्म से संबंधित हैं। चंदेल राजवंश ने 10वीं और 10वीं और 11वीं शताब्दी में इस क्षेत्र पर शासन किया था। 10वीं और 11वीं शताब्दी में इस क्षेत्र पर शासन किया था। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही होगा। 10वीं शताब्दी मतलब 1950 और 11वीं शताब्दी मतलब 1050 के बीच में इन मंदिरों का निर्माण हुआ था। चलिए और आगे चलते हैं। अगले प्रश्न में देखें, बोधन-दुआ किसका सेनापति था? बोधन-दुआ वॉज कमांडर सेनापति ऑफ। तो बोधन-दुआ जो है शाहगढ़ के राजा बख्तावली के का सेनापति था। जो अभी हमने देखा कि सन 1857 की जो क्रांति थी उसमें शाहगढ़ के राजा बख्तावली ने काफी महत्वपूर्ण योगदान दिया था। तो बोधन-दुआ जो है वो उनके सेनापति थे और इस भारतीय विद्रोह मतलब इस समय का जो ये विद्रोह हुआ था उसमें राजा बख्तावली की सेना का नेतृत्व करने के लिए जिम्मेदार थे। तो राजा बख्तावली शाहगढ़ से थे, ये ध्यान रखना है हमको। राजा मर्दन सिंह बानपुर या भानपुरा से थे, ये ध्यान रखना है। चलिए और आगे चलें अगले प्रश्न की ओर। जब तक वीडियो को लाइक करते चलिए, चैनल को सब्सक्राइब करते चलिए। श्योपुर बड़ौदा रोड पर श्योपुर में 18वीं शताब्दी की हवेली है। तो जो 18वीं शताब्दी की हवेली है वो उसका नाम उस क्षेत्र का नाम है नया गांव। नया गांव में जो हवेली स्थित है उसका नाम है पुरानी हवेली। पुरानी हवेली के नाम से स्थित है, जिसका निर्माण 18वीं सदी में हुआ था, 18th सेंचुरी में हुआ था। इसका निर्माण बड़ौदा के गौर राजपूत वंश ने किया था। गौर राजपूत वंश के राजाओं ने किया था। राजाओं द्वारा स्थापित। और ऐसा माना जाता है कि ये जो शहर की भी जो स्थापना है वो गौर राजपूत वंश के राजाओं ने ही की थी। 16वीं शताब्दी में 16वीं शताब्दी में गौर राजपूत वंश के जो राजा थे वो जयपुर राजघराने के सामंत थे। वहाँ के सामंत थे जो राज बड़ौदा में से अपना शासन करते थे और उन्होंने श्योपुर नगर की स्थापना भी की थी। साथ ही कब करी थी? 16वीं शताब्दी में और 18वीं शताब्दी में वहाँ पे हवेली का निर्माण भी कराया था। इस प्रश्न को देखते हैं। अब क्या पूछा गया है? हुन नरेश मिहिरकुल को परास्त करने वाले यशोधर्मन का संबंध किस राज्यवंश से था? तो इसके बारे में अगर हम बात करें तो हुन नरेश मिहिरकुल को परास्त करने वाले यशोधर्मन का संबंध औलीकर राज्यवंश से था। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। यशोधर्मन ने 6वीं शताब्दी के आसपास सन 1500 प्रारंभिक काल में सन 515 से 545 तक मालवा प्रांत में राज्य किया। मालवा प्रांत में राज्य किया और मंदसौर के पास में एक शिलालेख मिला है जो इस बारे में जानकारी देता है। मंदसौर के पास में एक सौदांगी गांव में एक शिलालेख मिला है। मंदसौर के पास में जो शिलालेख है उससे उनके राज्य के बारे में जानकारी मिलती है और उन्होंने मालवा प्रांत के साथ साथ भारत के
काफ़ी विस्तृत क्षेत्र में विजय प्राप्त की और वहाँ पर अधिकांश हिस्सों पर राज्य किया। यशोधर्मन का जो संबंध है वो औलिकर राज्यवंश से था। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब यहाँ पे जो अगला प्रश्न है वो ग्वालियर के किले से संबंधित है। ग्वालियर के किले को किसने भारत के किलों की माला में मोती कहा है? Who said the fort of Gwalior is a pearl in the garland of the forts of India? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बाबर। मुगल सम्राट बाबर ने ग्वालियर के किले को यह उपमा दी थी, जिसमें उन्होंने ग्वालियर के किले को हमारे देश में जितने भी किले हैं उसकी माला करार दिया था और माला कहा था। तो अब अगर ग्वालियर के किले की बात करें तो हालांकि इस किले के निर्माण की एग्जैक्ट डेट या एग्जैक्ट समय तो पता नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसा माना जाता है कि ये 6वीं सदी या उससे भी पहले निर्मित किया गया था। लेकिन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण इसके निर्माण में भूमिका, मतलब इसकी ओरिजिन 6वीं सदी या उससे पहले की मानी जाती है और वहाँ पे प्रचलित लोक मान्यताओं के अनुसार उस समय के राजा सूरज सेन ने इसका निर्माण प्रारंभ किया था। सूरज सेन ने इसका निर्माण प्रारंभ किया था और किले में स्थित शिलालेखों के अनुसार फिर यह 6वीं शताब्दी में इसका और विस्तार हुआ और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान तोमर वंश के राजपूत राजाओं ने तोमर के राजपूत वंश ने इसको काफ़ी ज़्यादा निर्माण में अग्रणी भूमिका निभाई और उन्होंने इस किले पर सन 1398 से 1516 ईस्वी तक अपना राज्य किया और उन्हीं के अंतर्गत इस किले का वर्तमान रूप हमको देखने में आता है और सबसे ज़्यादा इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जो तोमर वंश के राजा मानसिंह थे। राजा मानसिंह और उसके बाद फिर मुगलों के अंतर्गत यह किला आया और फिर उसके बाद ब्रिटिश और उसी तरीके से वर्तमान में अभी भारत सरकार के अंतर्गत यह किला है। तो यह जो उपमा है यह मुगल सम्राट बाबर द्वारा दी गई थी। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। अब देखो यहाँ पे क्या पूछा गया है, नागपुर के भोसले मराठों द्वारा देवगढ़ साम्राज्य पर किस वर्ष कब्जा किया गया था? तो जो देवगढ़ के गोंड शासक थे, देवगढ़ पर किन शासकों का राज था? गौड़ वंश के शासकों का राज था। गौड़ वंश के शासकों के आंतरिक संघर्षों की वजह से वह क्षेत्र कमजोर पड़ गया और वर्ष 1743 में, मतलब ऑप्शन नंबर 4, वर्ष 1743 में नागपुर के भोसले मराठों द्वारा यहाँ पर कब्जा, देवगढ़ के साम्राज्य पर कब्जा कर लिया। और इसमें कौन कौन से देवगढ़ के जो गौड़ वंश के शासक थे और भोसले मराठा जो कि नागपुर से संबंधित थे। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन से बेगम ने भोपाल पर शासन किया? तो भोपाल की रियासत पर शासन करने वाली 4 बेगमें थी, कुदसिया बेगम, सिकंदर बेगम, शाहजहां बेगम और सुल्तान जहां बेगम। तो अगर जो हमें यहाँ पे पूछा गया है, यहाँ पे हमसे जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उन 4 में से सिकंदर बेगम ऑप्शन नंबर 3 सही उत्तर होगा, जो भोपाल रियासत की महिला शासक के रूप में थी। उन्होंने वर्ष 1860 से 30 अक्टूबर 1868 तक भोपाल के नवाब के पद पर वह काबिज रहीं और भोपाल पर शासन किया। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर होगा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। रीवा में गुफा लेखन अंतरलेख कहाँ पाया जाता है? केव इंस्क्रिप्शन रीवा में कहाँ पे पाया जाता है? तो केव इंस्क्रिप्शन रीवा के केवटी में पाया जाता है। यहाँ एक रॉक कट केव है, रॉक कट गुफा है जो
लगभग पहली से दूसरी शताब्दी के बीच की है, मतलब 100 टू 200 एडी के आसपास की यह गुफा है और इस गुफा से कई प्रकार की मूर्तियां और शिलालेखों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो यह मध्य प्रदेश के अभी रीवा जिले के हटना और खेरा गांवों में केवटी नामक स्थान है, वहां पर यह इंस्क्रिप्शन पाए जाते हैं। आगे चलें अगले प्रश्न की ओर। अब देखो, रानी अवंतीबाई लोधी एवं ब्रिटिश सेना के मध्य युद्ध किस स्थान पर हुआ था? द बैटल बिटवीन रानी अवंतीबाई लोधी एंड द ब्रिटिश आर्मी टुक प्लेस एट। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 खैरी या मंडला। यहाँ पे रानी अवंतीबाई और अंग्रेजों के बीच में लड़ाई हुई थी। तो इसके बारे में अगर थोड़ी और डिटेल में बात करें तो रानी अवंतीबाई लोधी जो है, उनका जन्म वर्ष 1831 में लोधी परिवार में हुआ था और उनका जो लोधी परिवार में राव जुझार सिंह के घर सिवनी के मनकेहड़ी गांव में हुआ था। उनका विवाह जो है रामगढ़, जो वर्तमान डिंडोरी में आता है, के राजा लक्ष्मण सिंह से हुआ था। तो रानी अवंतीबाई का जो विवाह है वो राजा लक्ष्मण सिंह के पुत्र लक्ष्मण सिंह के पुत्र विक्रमादित्य सिंह लोधी से हुआ था। विक्रमादित्य सिंह लोधी से उनका विवाह हुआ था। अब इनके बीच में रानी अवंतीबाई लोधी ने मंडला के जो प्रसिद्ध डिप्टी कमिश्नर वॉन्डिंगटन की फौज को हराया था और इनके बीच में जो युद्ध हुआ था वो खैरी गांव में युद्ध शुरू हुआ था, जो उन्होंने शुरू में ब्रिटिश कमिश्नर वेंडिंगटन को हराने की उपलब्धि प्राप्त की और बाद में अंग्रेजों ने रामगढ़ के उनके राज्य पर हमला बोला और जिससे उन्हें अंततः वीर गति प्राप्त हुई थी उस युद्ध के दौरान। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब मांडू के रूपमती महल का निर्माण किसने कराया था? हु बिल्ड द पैलेस ऑफ रूपमती इन मांडू? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 बाज बहादुर ने। तो इसके बारे में अगर डिटेल में बात करें तो जो बाज बहादुर जो उस समय के मालवा के राजा थे, उन्होंने अपनी रानी रूपमती के लिए एज अ सिंबल ऑफ लव इस महल का निर्माण कराया था। साथ ही मांडू में इसका निर्माण कराया था। मांडू जो वर्तमान में धार जिले में स्थित एक टाउन है, वहाँ पे इसका निर्माण कराया गया था और इसे लगभग 365 मीटर ऊंची खड़ी चट्टान पर बनाया गया था या काफी ऊंचाई पर बनाया गया था। और इसका कारण ये था कि जो रानी उनकी जो पत्नी थी रानी रूपमती, वह सुबह नर्मदा दर्शन के बाद ही अन्न ग्रहण करती थी। तो वो इस किले को इस तरीके से बनाया गया कि वह इस किले पर से नर्मदा के दर्शन कर सकें। तो सुल्तान बाज बहादुर द्वारा इसका निर्माण कराया गया था, जो मालवा के अंतिम सुल्तान थे। उन्होंने सन 1555 से लेके 1561 तक मालवा प्रांत में राज्य किया। उसके बाद अकबर की सेना ने मालवा प्रांत पर हमला किया और सारंगपुर की लड़ाई में बाज बहादुर की सन 1561 में हार हुई और उन यहाँ पे मुगल साम्राज्य स्थापित हुआ। उससे पहले बाज बहादुर का शासन था। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही उत्तर होगा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब देखो यहाँ पे क्या है, वर्ष 1643 में दमोह जिले में जटाशंकर किले का निर्माण किसने कराया था? तो ऑप्शन नंबर सी फतेह सिंह द्वारा इस किले का निर्माण कराया गया था। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़े
तो अब देखते हैं यहाँ पे क्या है हमारे सामने, होशंगाबाद शहर के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन है। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर होगा, होशंग शाह, जो भी हमने शुरुआत में पढ़ा था, जो दिलावर खां धुरी थे, जो मालवा प्रांत के पहले राजा बने थे दिल्ली सल्तनत के बाद। उनके जो पुत्र थे होशंग शाह ने वर्ष 1435 के आसपास होशंगाबाद शहर की स्थापना कराई थी। तो होशंगाबाद जो शहर है वो नर्मदा नदी के दक्षिण तट पर बसा हुआ है, ऑन दी सदर्न बैंक ऑफ नर्मदा रिवर, और इसे नर्मदापुरम के नाम से भी जाना जाता है। और इसके जो ये होशंग शाह है वो मालवा के शासक थे, उनके पिता दिलावर खां घुरी के बाद। और ये जो मध्य प्रांत और बरार नेहरू बड्डा प्रभाग का हिस्सा था, जो मध्य प्रदेश 1947 में स्वतंत्रता के बाद मध्य भारत राज्य का हिस्सा बने, और अभी वर्तमान में नर्मदापुरम संभाग में स्थित है। और इसकी जो स्थापना है वो होशंग शाह ने की थी। चलिए और आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारे सामने, शहडोल जिले में किस शासक के सिक्के पाए गए। तो शहडोल जिले में कुषाण शासक कनिष्क के शासनकाल के सिक्के पाए गए। कुषाण जो शासक है उसमें जो कनिष्क राजा थे उनके सिक्के पाए थे। तो कनिष्क के दौरान संस्कृत साहित्य का विकास काफी ज्यादा प्रारंभ हुआ, और जो बुद्ध परिषद है, जिनके बारे में हम किसी अन्य वीडियो में चर्चा करेंगे, बुद्ध परिषद बौद्ध काउंसिल के बारे में, वह इन्हीं राजा कनिष्क के समय ही हुई थी, और गंधार और मथुरा जैसी शैलियों का भी विकास हुआ था। तो ये राजा कनिष्क के समय के सिक्के शहडोल डिस्ट्रिक्ट में पाए गए हैं। और राज्यवंश कौन सा था, कुषाण राज्यवंश था, कुषाण राज्यवंश। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब देखो यहाँ पे क्या है, कौन सा ताम्र पाषाणकालीन पुरा स्थल मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है। अब इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, जो जोरवे नामक स्थल है वह मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है। बाकी के जो हैं जैसे कि मनोटी और आवरा, ये जो है ये मंदसौर में स्थित है, और कायथा जो है वह उज्जैन में स्थित है। जोरवे जो है अहमदनगर महाराष्ट्र में स्थित एक स्थल है जो मध्य प्रदेश में नहीं है। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अब अगले प्रश्न की ओर देखें, होमो इरेक्टस का कंकाल कहाँ से प्राप्त हुआ था। द होमो इरेक्टस स्केलेटन इज फाउंड फ्रॉम। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा यह हथनोरा, जो कि सीहोर के पास में स्थित है, वहां पे से होमो इरेक्टस की खोपड़ी खोजी गई थी। ऑप्शन नंबर 1 सही उत्तर हो जाएगा। और इसे कब खोजा गया था, इसे वर्ष 1982 में खोजा गया था। जो भूगर्भ वैज्ञानिक है वो कौन थे, अरुण सोनकिया द्वारा। सोनकिया। तो क्या क्या जानकारी महत्वपूर्ण है कि यह जो है होमो इरेक्टस का कंकाल हथनोरा सीहोर से पाया गया। कब खोजा गया, वर्ष 1982 में अरुण सोनकिया के द्वारा। और अगर होमो इरेक्टस की बात करें तो यह दक्षिण पूर्व एशिया में या दक्षिण एशिया में पहला प्रत्यक्ष जीवाश्म था। तो इससे काफी ज्यादा मानव विकास की यात्रा को समझने में मदद मिली। अब देखो अगला प्रश्न क्या आ रहा है हमारे सामने, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान महाराजा छत्रसाल की राजधानी थी। तो महाराजा छत्रसाल का शासनकाल कब से कब तक था। उनका जो शासनकाल है वह 16वीं वो 17वीं और 18वीं शताब्दी के बीच में था, और काफी ज्यादा प्रतापी राजा थे उस समय के वे, और उनकी राजधानी जो थी वह पन्ना थी। ऑप्शन नंबर
4। तो यह बुंदेला राजपूत शासक थे, राजा छत्रसाल बुंदेला राजपूत शासक थे। और उस समय जो मुगल साम्राज्य था उसके काफी ज्यादा कड़े विरोध के लिए ये प्रसिद्ध है, और विशेषकर औरंगजेब के शासनकाल के समय। बुंदेला राजपूत राजा थे जो बुंदेलखंड क्षेत्र में स्थित है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब देखो यहाँ पे क्या पूछा गया है। भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन अवंतिका के रूप में जाना जाता है? तो अवंतिका के रूप में उज्जैन प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। तो ये जो उज्जैन शहर के बारे में अगर बात करें, वैसे तो अभी काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध शहर है हमारे प्रदेश का यह, लेकिन अगर इसके बारे में और डिटेल में बात करें तो सम्राट अशोक ने इसे अपनी राजधानी के रूप में भी प्रयुक्त किया है। सम्राट अशोक के समय अवंतिका, जो कि वर्तमान उज्जैन है, वह राजधानी भी बनाई गई थी। और प्रसिद्ध जो अ, गणितज्ञ है वराह मिरी, उनका जन्म भी उज्जैन में हुआ था। वराह मिरी की जन्मस्थली है। और इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी थी प्रसिद्ध? वो पंच सिद्धांतिका है। पंच सिद्धांतिका है, ये इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है। चलिए और आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब देखो यहाँ पे क्या पूछा गया है। चंद्रशेखर आजाद का जन्म भावरा में हुआ था, वह कौन से राज्य में है? तो ये काफी ज्यादा वैसे तो सरल प्रश्न है। ये जो भाभरा जिला है, भाभरा गांव है, वो मध्य प्रदेश के अलीराजपुर जिले में स्थित है। और ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही उत्तर होगा, क्योंकि यह मध्य प्रदेश अलीराजपुर नहीं, मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले में स्थित है। भाभरा जो गांव है वह भावरा या भाभरा मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले में स्थित है, जहाँ पे महान स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आजाद का जन्म हुआ था। चंद्रशेखर आजाद जी का मूल नाम चंद्रशेखर तिवारी या चंद्रशेखर सीताराम तिवारी था। और इनके पिता का नाम सीताराम तिवारी था और माता का नाम जगरानी देवी था। सीताराम तिवारी और माता का नाम जगरानी देवी। तो चंद्रशेखर आजाद ने ही वर्ष 1924 में एचआरए, जिसका बाद में नाम बदलकर एचएसआरए कर दिया गया, उसकी स्थापना की थी। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, जिसका बाद में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन नाम रख दिया गया था। राम प्रसाद बिस्मिल और भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव इत्यादि जो स्वतंत्रता सेनानी है, वो भी इसी एचएसआरए से जुड़े हुए थे। चलिए आगे चलते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या है अगला प्रश्न। नवसा नवसा साकंच चरित किस परमार शासक के जीवन पर आधारित पुस्तक है? तो नवसा साकंचरित प्राचीन एक संस्कृत में लिखी हुई पुस्तक है या ग्रंथ है। और इसका इसकी जो रचना है परिमल पदमगुप्त परिमल द्वारा की गई थी। रचनाकार कौन है? पदमगुप्त परिमल है। और किस राजा के जीवन चरित्र पर आधारित है? किस परमार शासक के? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, सिंधुराज। सिंधुराज के जीवन पर आधारित ये एक महाकाव्य है, जिसकी रचना उस राजा के समय के एक जो राज कवि थे, वो या दरबारी कवि थे, पदमगुप्त परिमल ने की थी। और राजा के जीवन के विभिन्न पहलुओं पर इस पुस्तक के माध्यम से कवि ने वर्णन किया है। और साथ ही में कुछ पौराणिक कथाओं का भी इसमें जिक्र मिलता है।
आगे चलते हैं। अब देखो हमसे अगले प्रश्न के रूप में क्या पूछा गया है, मैकाल श्रेणी किससे संबंधित है। मैकाल रेंज अ, किस पर्वत श्रेणी से संबंधित है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सतपुड़ा पर्वत श्रेणी से यह संबंधित है। तो मैकाल रेंज सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का ईस्टर्न पॉइंट है या ईस्टर्न एक्सटेंशन है, ईस्टर्न पूर्वी विस्तार है। यह जो पर्वत श्रेणी है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों राज्यों में स्थित है और इसमें लगभग 600 से 900 मीटर ऊंचाई तक के पठार पाए जाते हैं, 600 से 900 मीटर ऊंचे। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही उत्तर होगा कि मैकल पर्वत श्रेणी सतपुड़ा श्रेणी से संबंधित है। और आगे चलें अगले प्रश्न की ओर। मांडू के जहाज महल किसके द्वारा बनवाया गया था। द जहाज महल ऑफ मांडू वॉज बिल्ट बाय। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि इसका जो निर्माण है वह सुल्तान गयासुद्दीन द्वारा गयासुद्दीन खिलजी द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही उत्तर है। और इसका जो जहाज महल का उद्देश्य है वह शाही हरम के रूप में सेवा करना था, मतलब शाही हरम के रूप में यह इस्तेमाल होता था और मांडू में यह स्थित है। यह मांडू में स्थित एक महल है। कब 15वीं शताब्दी में इसका निर्माण हुआ था सुल्तान गयासुद्दीन खिलजी द्वारा। चलिए और आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। लोक माता के नाम से प्रसिद्ध कौन है, यह हमें जानना है। तो ये काफी ज्यादा सरल प्रश्न है। इंदौर होलकर वंश की रानी राजमाता अहिल्याबाई होलकर लोक माता के नाम से प्रसिद्ध है। तो इनके बारे में अगर बात करें तो इनका जन्म अहमदनगर के जामखेड़ा के चौड़ी गांव में हुआ था। अहमदनगर के जामखेड़ा में चौड़ी गांव में राजमाता अहिल्या का जन्म हुआ था और इन्हें राजमाता अहिल्याबाई होलकर के नाम से भी जाना जाना जाता है। इनके जो पिता का नाम है वो मनकोजी राव शिंदे और माता का नाम सुशीलाबाई था। राजमाता अहिल्याबाई होलकर ने कई पूरे भारतवर्ष में कई मंदिरों का, कई घाटों का निर्माण कराया, कई धर्मशालाओं का निर्माण कराया। जैसे प्रमुख है महेश्वर का जो घाट है उसका निर्माण, अन्य जो भी घाट हमको देखने को मिलते हैं उसमें से अधिकांश राजमाता अहिल्याबाई होलकर द्वारा निर्मित है। काशी विश्वनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार करके फिर से निर्माण कराया और इन्होंने अपनी जो राजधानी है वो महेश्वर शिफ्ट की थी। होलकर वंश की जो राजधानी है वह महेश्वर थी। चलिए और आगे चलते हैं। चंद्रशेखर आजाद का जन्म मध्य प्रदेश के किस जिले में हुआ था। तो अभी हमने कुछ समय पहले ही इसकी चर्चा की थी। जो चंद्रशेखर आजाद का जन्म है मध्य प्रदेश के भाभरा गांव में हुआ था, जो झाबुआ जिले में स्थित है। तो इनका जो जन्म के पूर्व का नाम क्या था, वह जन्म के पूर्व का नाम चंद्रशेखर सीताराम तिवारी था और वर्ष 1906 में इनका जन्म हुआ था। और आगे चलें। अब देखो उज्जैनी भुजंग किस कलचुरी शासक को कहा जाता है। तो उज्जैनी भुजंग किस कलचुरी शासक को कहा जाता है, यह हमारे जो उत्तर होगा वह होगा युवराज देव प्रथम को। ऑप्शन नंबर 1 सही उत्तर हो जाएगा। तो इस उपाधि का जो नाम है उज्जैनी भुजंग, उसका अर्थ होता है उज्जैन का नाग। और यह नाम जो उन्हें किसके द्वारा दिया गया था, संस्कृत के नाटककार राजशेखर द्वारा दिया गया था। राजशेखर के द्वारा यह उपाधि दी गई थी। राजशेखर के द्वारा यह उपाधि दी गई थी। और जो युवराज देव प्रथम कौन थे, वह कलचुरी वंश के शासक थे और उन्होंने लगभग वर्ष 1915 से 1945 ईस्वी तक शासन किया। चलिए और आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर।
प्रश्न है हमारे सामने, कन्नौज के गुर्जर प्रतिहारों का मूल स्थान क्या था? द ओरिजिनल प्लेस ऑफ गुर्जर प्रतिहार ऑफ कन्नौज वास। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, गुजरात। तो कन्नौज के जो गुर्जर प्रतिहारों का मूल स्थान गुजरात था, और इस राजवंश को प्रतिहार या शाही प्रतिहार के नाम से भी जाना जाता है। और मध्य युग के समय का ये एक बहुत शक्तिशाली और प्रसिद्ध राज्यवंश था, जिसने कन्नौज में अपनी राजधानी स्थापित की और 8वीं से 11वीं सदी तक शासन किया। राजधानी कौन सी थी? कन्नौज, गुर्जर प्रतिहार वंश का। और अधिकांश उत्तरी भारत के क्षेत्रों में इनका राज्य उत्तरी भारत के क्षेत्रों में राज्य किया। और विशेषकर अरब आक्रमणकारी जो उस समय के थे, उनसे हमारे देश की या उस समय जो शासन था उसकी रक्षा की। तो इस राजवंश की जो शुरुआत है या फिर जो फाउंडर हैं वो हरिचंद्र हैं। तो गुर्जर प्रतिहार वंश के जो फाउंडर हैं वो हरिचंद्र हैं। और सबसे ज्यादा जो प्रसिद्ध राजा रहे वो मिहिर भोज रहे। मिहिर भोज। तो इन्होंने जो उस समय के अरबी आक्रमणकारी थे उनसे अपने देश की काफी समय तक रक्षा की। चलिए आगे चलते हैं। अब देखते हैं निम्नलिखित में से चंदेरी के किले का मुख्य द्वार किसे कहा जाता है? तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन गेट ऑफ चंदेरी फोर्ट नोन एज? तो चंदेरी मध्य प्रदेश के राज्य के अशोकनगर में स्थित एक ऐतिहासिक नगर है। और चंदेरी का जो किला है उसके मेन गेट को खूनी दरवाजा भी कहा जाता है, क्योंकि यह एक पहाड़ी की चोटी पर बना हुआ है। और इसका नाम ऐसा इसलिए रखा गया क्योंकि अपराधियों को इस किले में अक्सर इसी दरवाजे से नीचे फेंक दिया जाता था ताकि उनकी मृत्यु हो जाए। तो खूनी दरवाजे के नाम से चंदेरी के किले का जो मेन गेट है वह प्रसिद्ध है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या है, रानी दुर्गावती ने भूतपूर्व मध्य प्रदेश की निम्नलिखित में से किस रियासत पर शासन किया? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा कि रानी दुर्गावती ने गोंडवाना रियासत की पर अपना शासन किया, जो लगभग 15 वर्षों तक जारी रहा। रानी दुर्गावती अपने मुगलों के संघर्ष के लिए काफी ज्यादा प्रसिद्ध है, क्योंकि उनके पति की मृत्यु के उपरांत अपने बेटे की बालपन की अवस्था में उन्होंने राज्य पर शासन किया और मुगल साम्राज्य से अपने राज्य का काफी हद तक बचाव किया। उन्होंने शुरुआत में मुगलों को हराया, लेकिन अंतिम युद्ध में वे वीर गति को प्राप्त हुई। इनके पिता का नाम चंदेल शासक था, चंदेल शासक कीरत राय था। और अपनी पति की मृत्यु के उपरांत उन्होंने वर्ष 1550 से लेके 1564 तक गोंडवाना क्षेत्र पर राज्य किया। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब देखो यहाँ पे क्या पूछा गया है। अहिल्याबाई निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित है? तो अहिल्याबाई माता अहिल्याबाई होलकर राजवंश से संबंधित है। और जैसा कि अभी हमने एक प्रश्न में पढ़ा ही था कि इनका विवाह इंदौर के जो होलकर इंदौर राज्य के जो संस्थापक है मल्हार राव होलकर के पुत्र खांडेराव से हुआ था। और खांडेराव जी जो इनके पति थे, उनकी मृत्यु के उपरांत इन्होंने जीवन पर्यंत इंदौर पर राज्य किया और काफी ज्यादा कुशलता पूर्वक और परोपकार की भावना से अपने राज्य का राज्य को शासित किया और शासन व्यवस्था को संभाला।
बाघ की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? तो बाघ की गुफाएं मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित हैं। यह एक धार में बाघिनी नदी है, बाघिनी नदी है, जो नर्मदा की एक सहायक नदी है, उस पर स्थित है यह क्षेत्र। और इस गुफाओं की खोज वर्ष 1818 में डेंजर फील्ड ने की थी। डेंजर फील्ड नामक व्यक्ति ने की थी। और यह जो गुफाएं हैं 5वीं से 6वीं शताब्दी के बीच की मानी जाती है। बागिनी नदी के तट पर स्थित हैं यह गुफाएं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। अब देखो यहाँ पे क्या पूछा गया है हमसे। मांडू के किले का निर्माण किस शासक ने करवाया था? विच रूलर बिल्ड द फोर्ट ऑफ मांडू? सो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, मांडू के किले का निर्माण होशंग शाह ने करवाया था, जो दिलावर खां गौरी का पुत्र था। तो अब यह जो है इस मांडू शहर को इनके मालवा राज्य पे जब इनका शासन था, उस समय धार से मांडू जो है राजधानी शिफ्ट की गई थी, स्थानांतरित की गई थी। और जो मालवा सल्तनत है उसकी राजधानी मांडू के रूप में स्थापित की गई थी। मांडू से संबंधित एक दो प्रश्न और भी जो भी हमने देखे हैं वो जहाज महल से संबंधित थे। और हमने ये भी देखा कि जो अंतिम शासक थे बाज बहादुर, उन्होंने जो किले का निर्माण कराया था वो सब भी हमने देखा है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब देखते हैं यहाँ पे क्या है। मध्य प्रदेश विधान भवन को किसने अभिकल्पित किया था? हु डिजाइन दी मध्य प्रदेश विधान भवन? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, चार्ल्स कोरिया। तो मध्य प्रदेश विधान भवन का जो डिजाइन है हमारे ही देश के एक महान वास्तुकार आर्किटेक्ट चार्ल्स कोरिया द्वारा किया गया था, जो कि मूलतः आंध्र प्रदेश के निवासी थे। आंध्र प्रदेश के निवासी थे। और इसके अलावा इन्होंने जो अन्य प्रसिद्ध निर्माण किए हैं वो है भोपाल का भारत भवन, जयपुर का जवाहरलाल केंद्र, दिल्ली का ब्रिटिश काउंसिल की जो लाइब्रेरी है वह भी इन्हीं के द्वारा डिजाइन की गई कुछ प्रमुख इमारतें हैं। और मध्य प्रदेश के विधान भवन को इन्होंने ही अभिकल्पित किया था, यानी कि इन्होंने ही डिजाइन किया था। और यह जो इमारत है वर्ष 1996 में पूरी हुई, मतलब इसका निर्माण पूर्ण हुआ। और इस इसी के परिणाम स्वरूप वर्ष 1998 में वास्तुकला के लिए, मतलब आर्किटेक्ट के लिए आगा खां पुरस्कार इस इमारत को मिला। चलिए और आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब देखते हैं भारत की आज़ादी के समय निम्नलिखित में से कौन सा शहर मध्य प्रदेश की राजधानी था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। तो मध्य प्रदेश की राजधानी आज़ादी के समय पे 1947 के समय पे नागपुर शहर को बनाया गया था, जो कि मध्य प्रांत में मध्य भारत और बेरार इत्यादि क्षेत्रों को मिला के निर्माण किया गया था मध्य प्रांत का। और बाद में फिर इसे 1950 में मध्य प्रदेश नाम दिया गया और जो राजधानी है वह भोपाल के रूप में घोषणा की गई। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब डैश ने दूसरी शताब्दी पर मालवा पर विजय प्राप्त की है। तो ये दूसरी शताब्दी से संबंधित प्रश्न है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा गौतमी पुत्र शतकर्णी। गौतमी पुत्र शतकर्णी जो सातवाहन राजवंश से संबंधित था और सातवाहन साम्राज्य का एक शक्तिशाली राजा था। इसने पहली या दूसरी शताब्दी में शक आक्रमणों को शक आक्रमणों को विफल करके मालवा पर विजय प्राप्त की थी। और
अपनी माता के ही नाम पर अपना नाम ग्रहण किया था। इनकी माता का नाम गौतमी था, इसलिए गौतमी पुत्र शतकर्णी के नाम से ये प्रसिद्ध हुए। और उस समय सातवाहन साम्राज्य के काफी प्रसिद्ध राजाओं में से एक है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आप देखो, सन 1708 में भोपाल रियासत की स्थापना किसने की थी? तो भोपाल रियासत की स्थापना सन 1708 में अफगान सैनिक दोस्त मोहम्मद खान ने की थी, जो एक अफगान सैनिक था। उन्होंने 1707 से 1708 के आसपास भोपाल रियासत की स्थापना की थी, जो कि मुगल सेना का एक कमांडर था और इसी क्षेत्र में उसकी नियुक्ति थी। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। मुगल सेनापति दोस्त मोहम्मद खान ने भोपाल की स्थापना की थी। अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। 1956 में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य मध्य प्रदेश बनने के लिए विलय किए गए राज्यों में से एक नहीं था? तो जो राज्य पुनर्गठन अधिनियम था, राज्य पुनर्गठन अधिनियम वर्ष 1956 का एक अधिनियम था, जो 7वें संविधान संशोधन के द्वारा बनाया गया था। उसमें हमारे देश को पूरे राज्य में भाषाओं और क्षेत्रों की सीमाओं के आधार पर विभाजित किया गया था। और मतलब उसके अलग-अलग हिस्से बनाए गए थे और उन्हें प्रदेशों का नाम दिया गया था। तो इसी के तहत वर्ष 1956 में मध्य प्रदेश का गठन हुआ, जिसमें विंध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश और मध्य भारत के राज्य शामिल थे। लेकिन नागपुर, जो हालांकि उस समय मध्य प्रदेश की राजधानी था, लेकिन भाषाई आधार पर इसे बॉम्बे स्टेट में शामिल किया गया, मध्य प्रदेश में शामिल नहीं किया गया। बॉम्बे स्टेट जो बाद में महाराष्ट्र बना। तो विंध्य प्रदेश भी शामिल था, भोपाल भी शामिल था, मध्य भारत भी शामिल था, लेकिन उसमें नागपुर शामिल नहीं था। इसलिए ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। राज्य पुनर्गठन अधिनियम वर्ष 1956 के तहत। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों, अब देखते हैं यहाँ पे क्या है। गोविंदगढ़ पैलेस किसके शासकों का ग्रीष्मकालीन निवास था? तो जो गोविंदगढ़ पैलेस है, जिसे गोविंदगढ़ के किले के रूप में भी जाना जाता है, वह मध्य प्रदेश के रीवा जिले में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? रीवा जिले में स्थित है। और इसे गोविंदगढ़ पैलेस को बघेल शासकों के ग्रीष्मकालीन निवास के स्थान में समर रेसिडेंस के रूप में जाना जाता था। तो रीवा में स्थित है। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अच्छा, और अगर इसके निर्माण से संबंधित बात करें, तो इसे वर्ष 1882 में रीवा के राजा रघुराज सिंह द्वारा निर्मित किया गया था। रघुराज सिंह द्वारा इसका निर्माण किया गया था। और यह गोविंदगढ़ झील के तट पर स्थित है। और इसमें भारत के पहले सफेद बाघ मोहन के साथ एक संग्रहालय भी है। भारत का पहला सफेद बाघ यहीं पर पाया गया था और यहाँ पे एक संग्रहालय या म्यूजियम भी है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब देखते हैं यहाँ पे भिंड जिले में प्रसिद्ध किला कौन सा है? विच इज द फेमस फोर्ट इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ भिंड? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारे सामने। भिंड जिले का प्रसिद्ध किला अटेर का किला है। भिंड जिले का प्रसिद्ध किला अटेर का किला है, जिसे राजा बदन सिंह द्वारा बनाया गया था। राजा बदन सिंह, महासिंह और बख्त सिंह द्वारा सन 1664 से 1668 के बीच में बनाया गया। 1668 के बीच में बनाया गया था भदौरिया राजाओं द्वारा। भदौरिया राजाओं द्वारा बनाया गया था। यह शहर से लगभग 35 किलोमीटर दूर चंबल के बीहड़ों में स्थित एक महत्वपूर्ण स्मारक के रूप में यह किला जाना जाता है, अटेर का किला। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही उत्तर होगा। चलिए और अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब देखते हैं यहाँ पे क्या है। अजयगढ़ के द्वारा स्थापित किया गया था। अजयगढ़
वॉज फाउंडेड बाय अजयगढ़ जो है वह राजा गुमान सिंह द्वारा सन 1765 में राजा गुमान सिंह द्वारा सन 1765 में स्थापित किया गया था और इसके बाद राजा अजयपाल द्वारा इसे फिर से रिकंस्ट्रक्ट किया गया, पुनर्निर्मित किया गया। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। और यह जो है बुंदेला शासक हुआ करते थे। बुंदेला शासक थे और राजा गुमान सिंह ने इसकी स्थापना की थी। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब देखते हैं राष्ट्रकूट शासक दंती दुर्ग ने उज्जैन में निम्नलिखित में से किस महादान को संपन्न किया था? तो राष्ट्रकूट शासक दंती दुर्ग ने उज्जैन में हिरण्यगर्भ नामक महादान को संपन्न किया था। तो 8वीं सदी के मध्य में राष्ट्रकूट के प्रमुख शासक जो हुआ करते थे उनका नाम था दंती दुर्ग। उन्होंने अपने चालुक्य वंश के जो उनके सुपरवाइजर थे या कमांडर थे उनको राज्य से निष्कासित किया, उखाड़ फेंका और हिरण्यगर्भक नामक अनुष्ठान किया। हिरण्यगर्भ का अनुवाद होता है स्वर्णगर्भ और यह अनुष्ठान जब किया जाता है जब कोई राजा प्रतीकात्मक रूप से क्षत्रिय के रूप में पुनर्जन्म लेता है। चूंकि उन्होंने चालुक्य वंश के राजाओं को अपने शासन से पदच्युत कर दिया था और खुद राजा की उपाधि ली थी, तो उन्होंने अपने आप को क्षत्रिय के रूप में स्थापित करने के लिए यह अनुष्ठान किया जिसमें राजा प्रतीकात्मक रूप से एक क्षत्रिय के रूप में जन्म लेता है, भले ही वह जातिगत रूप से उस क्षत्रिय के रूप में पैदा नहीं हुआ हो। तो इसीलिए यह हिरण्यगर्भक नामक अनुष्ठान किया गया था। चलिए और आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब देखते हैं अगले प्रश्न में वर्ष 1853 में अंग्रेजों ने नागपुर राज्य पर कब्जा कर लिया जिसमें अन्य क्षेत्रों के साथ साथ डैश मध्य प्रदेश भी शामिल था। तो 1853 में डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स चलता था। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स मतलब या फिर व्यपगत का सिद्धांत जिसका तात्पर्य यह था कि अगर किसी राज्य में उत्तराधिकारी नहीं है तो वह ब्रिटिश राज्य के तहत शामिल कर लिया जाता था। तो अंग्रेजों ने इसी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत 1853 में नागपुर राज्य पर कब्जा कर लिया और मध्य प्रदेश के जो साउथ ईस्टर्न पार्ट है, जो अभी वर्तमान का छत्तीसगढ़ है, उस क्षेत्र को भी शामिल कर लिया। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। मध्य प्रदेश के किस जिले को ऊर्जांचल के नाम से भी जाना जाता है? विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश इज ऑल्सो नोन एज ऊर्जांचल? तो मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले को, ऑप्शन नंबर 3 को ऊर्जांचल के रूप में भी जाना जाता है। यह जो जिला है मध्य प्रदेश के 50वां जिला बना था जिसे सीधी से अलग करके वर्ष 2008 में मई के महीने में निर्मित किया गया था। जो सीधी जिले से अलग करके सिंगरौली का निर्माण किया गया था। और इसका अर्थ होता है, ऊर्जांचल का अर्थ होता है ऊर्जा की भूमि। यह सिंगरौली की स्थिति हमारे देश में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, खासकर कोयला और बिजली के उत्पादन के लिए। प्रचुर मात्रा में यहाँ पे कोयले के भंडार उपलब्ध हैं। कोयले के भंडार यहाँ पे मिलते हैं और भारत के कुछ हमारे देश के सबसे बड़े कोयला भंडारों में से एक है जो थर्मल पावर प्लांट के लिए ईंधन प्रदान करते हैं। सिंगरौली में कई थर्मल पावर स्टेशन भी हैं और बिजली उत्पादन का काम भी यहाँ पे प्रचुर मात्रा में होता है, इसीलिए इसे ऊर्जांचल के रूप में जाना जाता है। चलिए और आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब यहाँ पे देखो, यहाँ क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान मुरैना में है और कुशवाओं की राजधानी के लिए जाना जाता था? तो सिहोनिया कुशवाओं की राजधानी थी, कुशवा राजपूतों की
राजधानी थी। यह मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में स्थित एक कस्बा है। कहाँ का? मुरैना जिले का एक कस्बा है सिहोनिया। और यहाँ भगवान शिव को समर्पित कनक मठ मंदिर भी है। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही उत्तर है। और आगे चलें अगले प्रश्न की ओर। अब देखो यहाँ पे देवास किसके द्वारा स्थापित किया गया? तो देवास की स्थापना तुकोजी राव और जीवाजी राव जी द्वारा की गई थी। और इससे वर्ष 1728 के आसपास स्थापित किया गया। जो देवास रियासत की स्थापना में जीवाजी राव और तुकोजी राव द्वारा काफी ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान दिया गया। और वर्ष 1857 का जो स्वतंत्रता संग्राम था उसमें देवास ने काफी ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। राधोगढ़ के ठाकुर दौलत सिंह ने अंग्रेजों के का सामना बहुत ही वीरता के साथ किया। और देवास शहर की अगर बात करें तो वहाँ पे चामुंडा देवी मंदिर, खिवनी अभ्यारण्य, सिद्धेश्वर मंदिर, गिधिया खो जलप्रपात, काकड़ा कृषि मेला इत्यादि काफी प्रसिद्ध स्थल है। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं। अब देखते हैं यहाँ पे क्या है हमारे सामने अगला प्रश्न। स्वतंत्रता आंदोलन में निवाड़ी जिले की थाना लोहारी गोलीकांड की घटना कब घटित हुई? When did the थोना लोहारी फायरिंग इंसिडेंट निवाड़ी डिस्ट्रिक्ट टू प्लेस इन द फ्रीडम मूवमेंट? तो यह जो घटना है यह वर्ष 1939 में घटित हुई, जब निवाड़ी जिले और ओरछा रियासत के समय का एक डिस्ट्रिक्ट है जिसके थाना क्षेत्र लोहारी में गोलीबारी की घटना हुई, जिसमें भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों पर पुलिस ने गोलीबारी की और जिसके परिणाम स्वरूप कई कई स्वतंत्रता सेनानियों की मृत्यु हो गई। और इस घटना के कारण काफी ज्यादा जन आक्रोश फैल गया और विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर होगा। यह गोलीकांड वर्ष 1939 में हुआ था। तो ये आज के हमारे 50 प्रश्न थे। इस वीडियो की दूसरी सीरीज भी हम जल्दी से लेके आएंगे जिसमें हम नेक्स्ट 50 क्वेश्चंस के सेट को डिस्कस करेंगे। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। आप वहां से उसको फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो पसंद आने पे वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।